हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास अपनी पीडियाट्रिक पे रहने वाली है, जिसके बारे में लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे। एंड आज का अपना टॉपिक रहेगा आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट न्यू है वो लास्ट क्लासेस को देख लीजिएगा, देन इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लासेस समझ में आएंगी। एंड जो एनाटॉमी पोर्शन आप उन्हें भी देखा कीजिए, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमारे सिलेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। एंड छोटी चीज़ों से हम बड़ी चीज़ों पे मूव करते हैं। डायरेक्ट आप मतलब बड़े लेंथी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो आपको छोटे सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम में बनते हैं। सो आप इन्हें भी डिस्कस कीजिएगा, ठीक है गाइस। सो आपके सीआरपीएफ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट ने नहीं लगाया है वो जाके फॉर्म लगा दीजिएगा, ऑफलाइन फॉर्म है सीआरपीएफ के, ठीक है गाइस। अच्छी वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर इसके अंदर पोस्ट है आपकी एंड इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है गाइस। इसके बारे में पूरी डिटेल्स हमने यूट्यूब पे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे बता रखी है कैसे क्या भरना है आपको। एंड इस वैकेंसी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई है। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर 80-20 रेशो नहीं है। सो अच्छी पोस्ट है। एंड इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल होगा, देन उसके बाद में आपके एग्जाम्स लगेंगे। सो आप इस फॉर्म को लगा दीजिएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अब आपके पास आपका टारगेट आ चुका है कि आपको एग्जाम फाइट करना है, ठीक है गाइस। सो आप अपना पहले टारगेट बना के चलिए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले। एंड जिस फील्ड में है आप लोग उसी फॉर्म को लगाएं, अदर फॉर्म के चक्कर में ना पड़े। जैसे आप अभी नर्सिंग कर रहे हैं एंड अदर फॉर्म्स लगा रहे हैं, जैसे कि आपका रेलवे डिपार्टमेंट में एसएससी वगैरह की वैकेंसी वगैरह आती हैं, ठीक है, कलर्स की वैकेंसी आ गई, कलर वगैरह की, तो आप ये मत लगाया करें। ओनली आप नर्सिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें। जब आपका टारगेट एक होगा तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी एंड आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। सो टारगेट पे फोकस करो, अदर चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो। हम शुरू करते हैं आज ही क्लास को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से ये आज का चैप्टर में पढ़ाने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन बने ना, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है गाइस। ये 3 वर्ड्स हैं। तो देखो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इस वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं सबसे पहले कि ये डिजीज है जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज या ग्रुप ऑफ ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होंगे आपके। तो देखो, सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमारे ऑर्गन ही मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं। सो हम ऑर्गन से सिस्टम बनता है। सो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखो आपके ऑर्गन्स आते हैं। फर्स्ट आता है नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है गाइस। देन ट्रैकिया आपका बाइफरकेट होता है एंड बाइफरकेट होने के बाद ये बनाता है आपका प्रिंसिपल ब्रोंकस। एंड प्रिंसिपल ब्रोंकस के बाद में आ जाते हैं आपके लोबार ब्रोंकस, देन लोबार ब्रोंकस के बाद आता है आपका सेगमेंटल ब्रोंकस, देन सेगमेंटल ब्रोंकस के बाद आते हैं आपके टर्मिनल ब्रोंकस। तो ये आप ये इसका ये प्रोसेस याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना। टर्मिनल ब्रोंकस, प्रिंसिपल ब्रोंकस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकस आल्सो नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकस, एज सेगमेंटल ब्रोंकस आल्सो नोन एज टर्सरी ब्रोंकस। सो इनके ये दूसरे नाम है, ये भी आप माइंड में सेट कर लेना। देन टर्मिनल ब्रोंकस के बाद में आपका क्या आता है, ठीक है गाइस। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी के बाद में आता है एल्व्यूलर डक्ट, देन एल्व्यूलर सैक। यहाँ तक क्लियर है ना। इनको हम 2 जोन में डिवाइड करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन को हम 2 जोन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है आपका रेस्पिरेटरी जोन एंड इसको हम कहते हैं, इस पूरे को कंडक्टिंग जोन, ठीक है गाइस।
ये कंडक्टिव जोन आपको गैसेस को पाथवे के फॉर्म में काम करता है, मतलब कि गैस को मॉइस्चराइज करना, जो आप एयर ले रहे हो एयर उन्हें फिल्टर करने का काम होता है कंडक्टिंग जोन में। जबकि आपके गैस एक्सचेंज होती है वो आपका होता है रेस्पिरेटरी जोन में। इसकी एनाटॉमी चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जब अपना सिस्टम आएगा, अभी के लिए इस डिजीज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ आपको। सो ये गैस एक्सचेंज में हेल्प होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन करने की कौन सा जोन आपको जो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी जोन है जो आपका गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। सो देखो अब इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज होती है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इस डिजीज के बारे में, देन इसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिजीज हम है इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर क्या फाइंडिंग देखने को मिलती है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। एंड यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो देखो इसकी हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करें। सो आपका डेफिनेशन में आता है इट इज ए डिजीज, इट इज ए डिजीज इन विच इनएबिलिटी, ये टर्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनएबिलिटी एंड इमेच्योरिटी, ये टर्म्स आपके दोनों आएंगे बार बार इस चैप्टर में। इनएबिलिटी इमेच्योरिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, रिजल्ट इज है ना कि रिलेटेड है, रिजल्ट इज हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है ना। तो देखो आप तीन टर्म्स पकड़ो इसमें, इनएबिलिटी, इमेच्योरिटी, सर्फेक्टेंट, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। ये आपके 5 टर्म्स है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इनएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो कैपेबल ही नहीं है उस काम को करने के लिए, उस फंक्शन को करने के लिए। इमेच्योरिटी मतलब वो अभी चीज़ मैच्योर ही नहीं हुई है। सर्फेक्टेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे अभी, हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू, जिसकी वजह से एसिडोसिस देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है किसके बारे में, सर्फेक्टेंट के बारे में। तो सर्फेक्टेंट पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस करते हैं हम, सर्फेक्टेंट से रिलेटेड है। तो देखो बात आपका सर्फेक्टेंट, ऐसे सर्फेक्टेंट से क्वेश्चन बनता है। तो देखो आपकी एल्वोलाई के अंदर, गाइस ध्यान से सुनना, एल्वोलाई के अंदर आपकी 3 टाइप की एल्वुलर सेल प्रेजेंट होती है, या फिर उन्हें हम कह सकते हैं न्यूमोसाइट सेल। ध्यान से सुनते जाना, कंटिन्यू नोट करते रहने इन बातों को। आपकी एल्वोलाई में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें एल्वुलर सेल्स या न्यूमोसाइट सेल्स भी कहते हैं। ये 3 टाइप की सेल्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं टाइप फर्स्ट सेल्स, टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। तो टाइप फर्स्ट सेल्स होती हैं वो आपकी 95% प्रेजेंट होती हैं, ठीक है गाइस। एंड 95% सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं आपकी, इनके अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है उसको हम कहते हैं स्क्यूमियस एपिथेलियम। एंड एपिथेलियम का चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं हमारी एनाटॉमी की क्लासेज में, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख लीजिएगा। एपिथेलियम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्क्यूमियस एपिथेलियम मतलब कि एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, और इसको हम सिंपल स्क्यूमियस एपिथेलियम मतलब यहाँ पे मैंने बताया था जहाँ पे सिंगल लेयर होती है वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है गाइस। क्लियर है ना यहाँ तक। तो बताओ मुझे, आपकी एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि ऐसी कौन सी सेल होती हैं जो आपके गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। राइट आंसर क्या होगा, टाइप फर्स्ट एल्वुलर सेल्स। कितनी होती है, 95% प्रेजेंट होती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप सेकंड एल्वुलर सेल्स के बारे में। ये आपकी गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है गाइस, अच्छे से सुनना ये चीजें। अब आता है आपका टाइप सेकंड।
तो आपकी टाइप सेकंड है वो 5% सेल होती है। इनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब कि ये एक फ्लूइड को सिक्रेट करती है, जो फ्लूइड क्या होता है आपका सर्फेक्टेंट होता है। सो आपका सर्फेक्टेंट कौन प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। ठीक है ना गाइस, यहां तक क्लियर है। सो अब एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले कि वो कौन सी सेल है जो आपके सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। राइट आंसर इज टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल। यहां तक क्लियर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन अब आती है आपकी टाइप थर्ड एल्वियोलर सेल्स। टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड होती है जो आपकी इसके अंदर मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन सी मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि फैगोसाइटिक रिएक्शन करती हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन में मुझे आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में कि मैक्रोफेजेस सेल्स लंग्स में कौन सी मैक्रोफेजेस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू की क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, सो आप उसका आंसर मुझे वहाँ दोगे। आप क्लियर है आता यहाँ तक। तो देखो सर्फेक्टेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। सर्फेक्टेंट कहाँ से रिलीज हुआ, टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल से रिलीज हुआ। आइए, सर्फेक्टेंट क्या है, एक आपके लिपोप्रोटीन है। मतलब कह सकता हूं उसके अंदर 4 तो आपकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है प्लस 10 आपके फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सर्फेक्टेंट में कंपोजिशन में क्या क्या होता है। एंड आरआरबी के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी 2015 एंड 2019 जो भी लगाया तब भी आया वो क्वेश्चन नहीं है। सो आप बताओगे कि आरडीएस के अंदर मतलब कि सर्फेक्टेंट में क्या कंपोजिशन क्या है, 4 प्रोटीन एंड 10 फॉस्फोलिपिड। क्लियर यहाँ तक। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर कहाँ से रिलीज होता है, टाइप सेकंड एल्वियोलर सेल या फिर न्यूमोसाइट सेल, कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम में। और क्या होता है आपका ये टाइप सेकंड से रिलीज होता है। ये बच्चे के अंदर कब बनना स्टार्ट होता है, बिगन एट 20 वीक इन फीटस। कब, फीटस किसको बोलते हैं, जब बच्चा मदर के यूटर से प्रेजेंट होता है। 8 वीक के बाद से लेकर बच्चे की डिलीवरी तक का पीरियड होता है फीटल पीरियड। तो बच्चे के अंदर कब बनता है पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20 वीक पे बनना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम फॉर्मेशन कब होता है इसका आप आंसर दोगे। मैक्सिमम फॉर्मेशन इसका होता है तो आप बताना क्वेश्चन में 28 वीक पे। यहां तक क्लियर है ना, 28 वीक पे इसका मैक्सिमम फॉर्मेशन होता है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले ये सर्फेक्टेंट एक्टिव कब होते हैं, तो ये सर्फेक्टेंट आपके एक्टिव होते हैं 34 वीक पे। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक। ये तीनों टर्म्स पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, ये तीनों टर्म्स पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछूं कि इस सर्फेक्टेंट को एमनियोटिक फ्लूइड में हम कब ले सकते हैं, ये सर्फेक्टेंट आपको एमनियोटिक फ्लूइड में कब मिलेगा, तो आप बताओगे इसका राइट आंसर 28 वीक से लेकर 34 वीक। कुछ बुक्स में 32 वीक भी दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये कहाँ मिलता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड में। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब कि इसको कैसे निकालोगे, एमनियोसेंथेसिस के थ्रू। ठीक है, कितना 0.5 ml, इसके बारे में बताऊंगा, डायग्नोसिस करेंगे तब। अभी तक यहाँ तक क्लियर है सर्फेक्टेंट के बारे में। अब सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है, तो देखो यहाँ तक क्लियर है, नोट करना।
सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है? देखो सर्फेक्टेंट होता है ये आपके एल्यूलाई के सरफेस टेंशन को कम करता है। टू डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ एल्यूलाई एंड उन्हें उसके कैपेबल करता है किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है ना? तो बताओ सरफेस टेंशन किसको कम किया? आपके एल्यूलाई के सरफेस टेंशन को कम किया। तो फिर क्या करेगा? टू प्रिवेंट, ऐसा करने से क्या हुआ? टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्यूलाई। और कोलैप्स का मतलब होता है एटलैक्टेसिस। पूछ ले टर्मिनोलॉजी, एटलैक्टेसिस क्या होता है? एल्वोलाई का कोलैप्स होना, फट जाना, उन्हें हम कहते हैं एटलैक्टेसिस। मतलब कि आपका सरफेस टेंशन बनेगा तो आपकी एल्वोलाई में गैसेज एक्सचेंज वगैरह के फंक्शन कंप्लीट हो पाएंगे। तो देखो ये सर्फेक्टेंट की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है गाइस? अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ आप यहाँ पे कि बाद में पूछता हूँ, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर दो हार्मोन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वो हार्मोन क्या करते हैं? आपके इस सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए वो देखते हैं वो कौन कौन से हार्मोन है। अब आता है नेक्स्ट कोर्टिसोल और एक इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। ठीक है गाइस? कोर्टिसोल, इंसुलिन एंड थायरोक्सिन। कोर्टिसोल एंड इंसुलिन। अब इन हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। कोर्टिसोल, तो देखो सबसे पहले तो हम कोर्टिसोल के बारे में बात करने से पहले आपने ग्लैंड का नाम सुना होगा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है गाइस? इस ग्लैंड का वेट कितना होता है आपका? 5 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है? इस ग्लैंड का वेट होता है 5 ग्राम, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके किडनी के ऊपर, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड वेट होता है 5 ग्राम। इस एड्रिनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला। ये कोर्टेक्स पार्ट फंक्शनिंग पार्ट कहलाता है। इस फंक्शनिंग पार्ट के अंदर आपकी 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। यहाँ तक क्लियर है ना? जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से आपका बनता है मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड। फेसिकुलेटा से बनता है आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड। इसको हम पढ़ेंगे जब आपका एंडोक्राइन सिस्टम आएगा, डिटेल में पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए इतना याद रख लो। एंड रेटिकुलरिस से आपके आते हैं सेक्स हार्मोन। ठीक है गाइस? इस देखो मिनरलोकोर्टिकोइड से आपका आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन यह आपके सोडियम को रिटेंशन करता है एंड सोडियम के साथ में वाटर को रिटेंशन करता है, एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट किडनी में। तो इस हार्मोन को हम कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। पूछ ले आपसे एग्जाम के अंदर, सीआरपीएफ के एग्जाम में, कि लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एंड कोर्टिसोल से आपका होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड से आता है आपका कोर्टिसोल। यह कोर्टिसोल होता है आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है एंड इसका नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। जब भी आप किसी स्ट्रेस में होते हो तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। एंड सेक्स हार्मोन मतलब कि यहाँ से कौन सा आएगा? एंड्रोजन। ठीक है गाइस? यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? दो हार्मोन, कोर्टिसोल एंड इंसुलिन। यहाँ तक क्लियर? कहानी काम आएगी भी आपकी। तो देखो जो आपका कोर्टिसोल है कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट से, जोना फेसिकुलेटा के
ग्लूकोकोर्टिकोइड से कोर्टिसोल हार्मोन आपका रिलीज होता है। इतना लंबा याद मत रखना, आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोकोर्टिकोइड से आपका कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। वो तो मैंने समझा है कैसे कहाँ से होता है। सो रिलीज कहाँ से होता है, ठीक है गाइस। एंड एक और होता है थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन तो आप जानते हो थायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, इसको हम T4 भी कहते हैं। एंड ये रिलीज कब होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कर ले 12 वीक पे, बच्चे के अंदर 12 वीक पे। देखो याद रखने का तरीका है, T से T याद रखना, 12 थायरोक्सिन हार्मोन। एंड इंसुलिन हार्मोन कब रिलीज होता है, 7 to 10th वीक ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले 7, 8, 9, 10 इनमें से बताओ, ऑप्शन में आ गए चारों पांचों, ठीक है गाइस। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको राइट आंसर टिक करना है, आपको राइट आंसर में बताना है 8 वीक पे। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है 8 वीक पे। एंड पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 8 वीक पे, ठीक है, 8 वीक पे। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब देखो इनके फंक्शन पढ़ते हैं, ये कैसे एक्ट करते हैं, सर्फेक्टेंट कैसे बनाते हैं, इसलिए मैं ये कहानी समझा रहा हूँ। तो सर्फेक्टेंट देखो, कोर्टिसोल हार्मोन मतलब कि आपके बॉडी में किसका लेवल बढ़ाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। थायरोक्सिन एंड कोर्टिसोल दोनों इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। तो बताओ मुझे कोर्टिसोल क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर जाके ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, ग्लूकोनियोजिनेसिस करवाता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ये 3 प्रोसेस करवाता है, ठीक है गाइस। एंड ये सब करवा के क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज तो मतलब कि क्या हुआ, देखो ये तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। नॉन कार्बोहाइड्रेट में आता है आपका प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड फैट। मतलब कि देखो, और अपन ने भी कंपोजिशन में पढ़ा था कि आपका सर्फेक्टेंट किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन भी आ गया, आपका लिपिड भी आ गया। तो मतलब कि ये आपके प्रोटीन एंड लिपिड किस में चाहते हैं, सर्फेक्टेंट बनाने के लिए। कोर्टिसोल क्या करता है, आपका इनको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल होगा तो आपके सर्फेक्टेंट बनेंगे, ठीक है गाइस। एंड कोर्टिसोल नहीं होगा तो आपके सर्फेक्टेंट नहीं बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सो क्या होता है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल तो लेकिन अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए, अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, आपके ग्लूकोज को सेल के अंदर स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। और ये साथ में पोटेशियम को भी लेके जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अभी के लिए आप याद रखो, जो आपका इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को सेल में शिफ्ट करने का काम करता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर ये कोर्टिसोल आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, उसी कंडीशन में इंसुलिन बढ़ गया तो ग्लूकोज का लेवल कम। हाँ बिल्कुल राइट, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो मैं टोटल बात ये कहना चाहता हूं कि कोर्टिसोल एंड इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एंड ये बात आपके पैथोफिजियोलॉजी में काम आएगी। सो ये दोनों हार्मोन के बारे में मैंने बताया, आप माइंड में रखना इन्हें। अब आती है आपकी पैथोफिजियोलॉजी। देखो इससे पहले मैं आपको उस डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ जो मैंने बोला था, क्योंकि इतना सफिशिएंट आपको अब समझ आ जाएगा डेफिनेशन। तो एक बात बताओ मुझे, जो बच्चा लेस देन 34 वीक पे डिलीवर हो रहा है, वो बच्चा आपका सर्फेक्टेंट एक्टिव होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब बच्चे के अंदर लंग्स क्या होंगे, इमेच्योर, ठीक है गाइस। बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट एक्टिव नहीं होंगे, बच्चे के लंग्स क्या होंगे, इमेच्योर होंगे। तो एक बात बताओ मुझे, बच्चे के लंग इमेच्योर होंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम,
बच्चे के लंग इमेच्योर मतलब कि मैं कह सकता हूँ आपका सर्फेक्टेंट एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, देखो ऐसे लिख लेते हैं, नो सर्फेक्टेंट आर नॉट एक्टिव। ठीक है, जिसके वजह से आपके लंग्स इमेच्योर होंगे, एंड लंग्स इमेच्योर होंगे तो मैं कह सकता हूं नो गैस एक्सचेंज। जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो बच्चे के अंदर किसकी कमी आएगी, डिक्रीज ऑक्सीजन, एंड डिक्रीज ऑक्सीजन इन द टिश्यू टर्म इज हाइपोक्सिया। तो देखो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे कंडीशन जिसके अंदर, डेफिनेशन बोलता हूं मैं, इनएबिलिटी इमेच्योरिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट, इनएबिलिटी इमेच्योरिटी। तो देखो इमेच्योरिटी भी आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोक्सिया, एंड हाइपोक्सिया क्या करता है आपका एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब कि आपको पता है ऑक्सीजन की कमी के अंदर होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक, और मतलब क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड मतलब आपका एसिडोसिस। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है ना। अब टर्म्स आता है इनएबिलिटी, तो वो भी समझ लीजिए आप, इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखो जब बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चा, कोई कंडीशन ऐसी हो जाए जिसके अंदर बच्चा म्यूकोनियम एस्पायरेट कर जाए, एंड म्यूकोनियम एस्पायरेट कर गया मतलब कि न्यूमोनिया, एंड न्यूमोनिया मतलब न्यूमोसाइट सेल्स डैमेज। तो लिख सकते हैं हम, ड्यूरिंग डिलीवरी या बर्थ बेबी गेट सक, जिसकी वजह से क्या हुआ, एस्पायरेशन एंड न्यूमोनिया, एंड न्यूमोनिया का मतलब आपकी न्यूमोसाइट सेल्स डैमेज, गेट डैमेज, न्यूमोसाइट सेल्स, एंड जब आपके न्यूमोसाइट सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो एक बात बताओ मुझे, आपकी जो टाइप सेकंड एल्वियुलर सेल्स वो फंक्शन प्रॉपर करेंगी क्या, नहीं। तो क्या हुआ बोलेंगे उसको, इनएबिलिटी, क्योंकि आपका बच्चा क्या हुआ है वहां पे म्यूकोनियम या ऐसे कोई कंडीशन जिसकी वजह से आपके सिक्रेशन उसने एस्पायरेट कर ली, जिसकी वजह से न्यूमोनिया हो गया। इसलिए कहा गया है इनएबिलिटी इमेच्योरिटी टू प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट दैट रिजल्ट इज हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। यहां तक क्लियर है ना आपको, आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट आता है, मतलब कि देखो अब यहाँ पे जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं उन बच्चों के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है आरडीएस की, एंड जो बच्चे डायबिटिक मदर, मतलब कि मैं कह सकता हूं बेबी विद डायबिटिक मदर ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज, मदर के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज देखा जाता है, तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब कि मदर के ऐसे बच्चे जो डायबिटीज मदर से डिलीवर होते हैं उनके अंदर भी आरडीएस की कंडीशन देखी जाती है। ये मैंने आपकी इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझाई। अब मैं समझाना चाहता हूँ आपको, बेबी जो डायबिटीज मदर से डिलीवर हो रहा है उसके अंदर कैसे आरडीएस देखने को मिलेगा। सो अच्छे से ध्यान से समझना आप, पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से ध्यान से समझना इसकी, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी समझ आने के बाद तो आपको कुछ भी समझ आ जाएगा। तो लिखिए, आप साथ साथ लिखिएगा, बेबी विद डायबिटिक मदर। ठीक है गाइस, बच्चा डायबिटीज मदर से डिलीवर हो रहा है तो मैं कह सकता हूं, आप ऐसा मत लिखिए, इसको आप लिखिए मदर हैविंग डायबिटीज, मदर हैविंग डायबिटीज। देन अगर मदर को डायबिटीज है तो मैं कह सकता हूं इंक्रीज
ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैटरनल ब्लड। जब मैटरनल ब्लड के अंदर आपका ब्लड का ग्लूकोज ज़्यादा है तो आपका ब्लड ग्लूकोज है क्रॉस प्लेसेंटा। अच्छी बात है, ग्लूकोज तो जा रहा है बच्चे को, लेकिन ग्लूकोज कितना जा रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मदर को क्या है? डायबिटीज है। मतलब इतना जाना चाहिए था, लेकिन अब कितना जा रहा है? 4 गुना जा रहा है बच्चे के अंदर। तो एक बात बताओ मुझे, माँ तो अपना ब्लड ग्लूकोज कम करने के लिए क्या बनाती है? इंसुलिन। एंड हमें पता होता है इंसुलिन होता है जो आपके ब्लड के ग्लूकोज को कम कर देता है, लेकिन इंसुलिन नेवर क्रॉस प्लेसेंटा। माँ ने जो इंसुलिन बनाया है वो इंसुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, जबकि ग्लूकोज है जो आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। तो एक बात बताओ मुझे, आपका प्लेसेंटा से इंसुलिन नहीं गया तो बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा। अब बच्चा क्या करता है? खुद का इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमें पता होता है 8 वीक पे बच्चे के अंदर इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। तो बच्चा क्या करेगा? मेक खुद का इंसुलिन बनाया बच्चे ने, और जब बच्चा इंसुलिन बनाता है तो एक बात बताओ मुझे, बच्चे के अंदर इंसुलिन ज़्यादा तो बच्चे के अंदर कोर्टिसोल कम, ग्लूकोज कम। ये तो पढ़ा था हमने, एंटागोनिस्ट। और जब बच्चे के अंदर ग्लूकोज कोर्टिसोल कम तो बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट एक्टिव होंगे क्या? इधर आ जाओ, सर्फेक्टेंट एक्टिव होंगे क्या? नहीं होंगे। और बच्चे में सर्फेक्टेंट एक्टिव नहीं होंगे तो देखो, या तो हम लिख सकते हैं नो सर्फेक्टेंट इन बेबी, कुछ भी हो सकता है। या तो बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट नहीं बनेंगे, बन गए तो वो एक्टिव नहीं होंगे, एंड एक्टिव नहीं होंगे तो बच्चे के लंग्स क्या होंगे? इमेच्योर लंग्स। बच्चे के लंग्स इमेच्योर होंगे तो बताओ मुझे, गैस एक्सचेंज होगी? नो गैस एक्सचेंज। एंड गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो बच्चे के अंदर क्या हुआ? डिक्रीज ऑक्सीजन। डिक्रीज ऑक्सीजन मतलब कि हाइपोक्सिया। एंड जब हाइपोक्सिया होता है तब क्या होता है? आपका एसिडोसिस। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? जब हाइपोक्सिया आपके मोर देन 15 सेकंड से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या होगा? आपका नेक्रोसिस डेवलप होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसके आगे की कहानी इधर समझते हैं। नेक्रोसिस होता है तो जो आपका ये कंडीशन कहाँ हो रही है? आपकी एल्वोलाई में हो रही है। सर्फेक्टेंट तो वही बनते हैं। तो ये देखो आपकी क्या है? आपकी एल्वोलाई है। यहाँ पे देखिएगा, ये एल्वोलाई है, इनके अंदर क्या आपका प्रेजेंट है? नेक्रोसिस होता है। तो नेक्रोसिस होके आपका मतलब कि क्या हुआ? इन एल्वोलाई का नेक्रोसिस होना। तो नेक्रोसिस होके मतलब जो आपकी एल्वोलाई है, जो टूट के जो आपकी न्यूमोसाइट सेल्स हैं वो यहाँ पे आके ऐसे स्टोर होना शुरू हो जाएंगी इस तरीके से। तो अच्छा, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर आपको हाइलाइन कार्टिलेज, आपकी जो रिंग्स पाई जाती है आपकी ट्रैके में सी शेप रिंग पाई जाती है। तो इस तरीके से इसको हम हाइलाइन मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। एंड इस डिजीज़ को हम कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है किसका? आरडीएस का। तो देखो बच्चे के अंदर कंडीशन थी आरडीएस, लेकिन बच्चा कहाँ गया? हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज में। सेम पैथोफिजियोलॉजी होगी, बस कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, जाके सब कुछ सेम होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ये कंडीशन भी वही है, बस टर्म अलग है। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड हो चुकी है आपके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे? आपका असेसमेंट पे। असेसमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो देखो असेसमेंट के अंदर क्या आता है? असेसमेंट में हमेशा ध्यान रखना, दो चीज़ें पढ़ते हैं, क्लिनिकल फीचर्स एंड दूसरा हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, ठीक है गाइस। क्लिनिकल फीचर्स,
अच्छा, तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या पढ़ेंगे? मैंने तो इतनी सारी पैथोफिजियोलॉजी समझाई है, देखो सीक्वेंस से समझते हैं। बच्चे के अंदर क्या हुआ? हाइपोक्सिया हुआ। एंड जब जब हाइपोक्सिया होता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के अंदर आपके 3 कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है। टैकिपनिया, हमेशा ध्यान रखना, टैकिकार्डिया एंड इरिथ्रो। बच्चे के अंदर वाइटल क्या क्या होते हैं? वाइटल साइंस देखते हैं बच्चे के। ठीक है गाइस, वाइटल साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। यहाँ तक क्लियर है? तो टेम्परेचर होता है बच्चे का नॉर्मल 36.5 टू 37.5। पल्स होती है बच्चे की 120 से 160 बीट पर मिनट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कर ले तो क्या करोगे? 140 बीट पर मिनट। जबकि बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन होता है, वो होता है 30 से लेके 60 बीट पर मिनट, एवरेज करना आप 40। बच्चे के अंदर बीपी होती है 180/55। तो ये बच्चे के नॉर्मल वाइटल साइंस है। तो देखो यहाँ पे क्या आता है आपका? टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, इरिथ्रोपोइसिस। टैकिपनिया मतलब बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन मोर देन 60 देखने को मिलेगी। एंड टैकिकार्डिया मतलब बच्चे के अंदर आपका जो हार्ट बीट है मोर देन 160 बीट देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना गाइस? ठीक है, ओके फाइन। बच्चे की ब्रीथिंग बढ़ी हुई है, टैकिकार्डिया, इरिथ्रोपोइसिस, बच्चे के अंदर ये सब बढ़े हुए हैं। देन नेक्स्ट आता है बच्चे के अंदर ट्रायड देखा जाता है, ट्रायड ऑफ आरडीएस। क्वेश्चन आता है ये। ट्रायड के अंदर 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका टैकिपनिया, रिट्रैक्शन एंड ग्रंटिंग। ये इंपॉर्टेंट है। टैकिपनिया समझा चुका हूँ। रिट्रैक्शन का मतलब होता है ड्यूरिंग, जब बच्चा, देखो जब हम सांस लेते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, वो इस तरह इस बच्चे के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इस तरह बच्चे के इंटरकोस्टल स्पेस में धस जाती है हमारी मसल्स। तो रिट्रैक्शन कब देखा जाता है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपका रिट्रैक्शन देखा जाता है। मतलब कि जब बच्चा इंस्पायर करेगा तो उसके जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर उसकी मसल्स अंदर रिट्रैक्ट होके मिलती है। ग्रंटिंग का मतलब होता है जब बच्चा एक्सपायरेशन करता है उसके अंदर आपको साउंड सुनाई देती है, इससे हम कहते हैं ग्रंटिंग। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन आपको क्या सुनाई देता है? ग्रंटिंग सुनाई देता है। तो ये आपके ट्रायड होते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना? नाउ इसके बाद में आता है आपका हाइपोक्सिया की वजह से आपको क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पे साइनोसिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, साइनोसिस चेक करने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? हमारी नेल बेड्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका जो बच्चा होता है, वो बच्चे के अंदर, अब एक बात बताऊं मुझे, जब बच्चा है उसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन की कमी है, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बच्चे के अंदर ऑक्सीडेशन होगा क्या? नो ऑक्सीडेशन। एंड जब बच्चे में ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो बच्चे के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होगा? नो एटीपी फॉर्मेशन। एंड जब बच्चे में एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा तो बच्चे का टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर कंडीशन इज हाइपोथर्मिया। तो देखो एक सिम्टम्स हमें ये मिल गया। एंड जब बच्चे के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो बच्चे की मसल्स टोन होंगी क्या? बच्चे में मसल्स टोन ही नहीं होंगी तो बच्चे की पोजीशन होती है, वो बच्चे की मसल्स आपकी टोन नहीं होने से बच्चे का एक पोजीशन लेता है, उस पोजीशन को हम कहते हैं, जैसे एक मेंढक पड़ा होता है उसको हम कहते हैं फ्रॉग लेग पोजीशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, फ्रॉग लेग पोजीशन। ऑक्सीजन की कमी से बच्चे में मसल्स टोन ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलती है फ्रॉग लेग
पोजीशन। ठीक है गाइस। अच्छा तो बताओ मुझे आप एक बात बताइए, मैंने क्या बोला, यहाँ पे बच्चे के अंदर हाइपोक्सिया की वजह से कंडीशन देखने को मिलती है एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि बच्चे के अंदर क्या, उसके बॉडी में कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी, लैक्टिक एसिड बन रहा है। एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि क्या बनेगा उसके अंदर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब कि ओनली 2 एटीपी बन रहे हैं बच्चे के अंदर। एंड लैक्टिक एसिड मतलब कि कंडीशन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तो इसकी वजह से हुआ। और एक और मिलता है रेस्पिरेटरी भी एसिडोसिस, दोनों देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एसिड बेस इम्बैलेंस की क्लास अपनी हो चुकी है, उसके लिए मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा ग्रुप पे, आपका 2 दिन के बाद वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो आप वहाँ से देखना। एसिड बेस इम्बैलेंस बहुत अच्छे से समझाया, आपके काफ़ी अच्छे कमेंट थे, सबके राइट आंसर थे। सो देखो ये क्या हुआ बच्चे के अंदर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है गाइस। अब देखो आपके साइन सिम्टम्स हो चुके हैं यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड इवाल्युएशन के बारे में। ठीक है गाइस, डायग्नोसिस इवाल्युएशन। आइए देखते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसके बारे में। ये डायग्नोसिस भी ध्यान से सुनना। एक्सरे करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे के अंदर हमें क्या दिखेंगे यहाँ पे, वाइट पैचेज। क्योंकि देखो जब भी आपके लंग्स के अंदर एयर होती है ब्लैक एयर दिखता है, जब एयर नहीं होती है तो वाइट एयर, वाइट एक्सरे देखने को मिलता है। यहाँ पे तो गैस ही नहीं है तो कहाँ से दिखेगा आपको ब्लैक एक्सरे, तो वाइट पैचेज देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं एबीजी एनालिसिस। एंड एबीजी एनालिसिस कंफर्मेटेड मेथड है हाइपोक्सिया चेक करने का। कंफर्मेटेड मेथड एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस हम क्या देखते हैं, पीएच, पीसीओ2, PO2। ठीक है। और अगर मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है गाइस। तो देखो पीएच अपनी नॉर्मल होती है 7.35 टू 7.45। बाइकार्बोनेट इसका CO2 का लेवल होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। ऑक्सीजन प्रेशर होता है 80 से 100 mm ऑफ Hg। और इसका लेवल होता है नॉर्मल 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो देखो इस कंडीशन में RDS की कंडीशन कब होगी, जब पीएच तो आपकी लेस देन 7.5, PCO2 का लेवल हो गया हो मोर देन 65, एंड इसका जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो आ गया हो आपका 40 mm ऑफ Hg। अगर आपको ये वैल्यू दे के रखता है या ये वैल्यू पूछता है कब बोलेंगे RDS, बताओ। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे देगा ऐसे पीएच लिख के, आप बताओ, तो वो आपको वैल्यू रटनी पड़ेगी। बिल्कुल यह आपकी रटनी पड़ेंगी ये सब वैल्यूज आपको, एंड यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। सो गाइस यहाँ पे आपका मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एबीजी एनालिसिस कर लिया हमने। देन नेक्स्ट क्या होता है, टेस्ट होता है, एक रेशो चेक करते हैं, लीसेथिन स्प्लिंगोमाइसिन रेशो। नेक्स्ट आता है लीसेथिन स्प्लिंगोमाइसिन रेशो। कुछ टेस्ट करते हैं। लीसेथिन स्प्लिंगोमाइसिन रेशो। देखो अगर लंग्स मैच्योर होंगे आपके तो इसका जो रेशो होता है मोर देन 2:1। अगर इमैच्योर होंगे तो इसका रेशो आएगा लेस देन 2:1, या फिर देर रख सकता है आपको 1:2। दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको ये भी करना है, एंड आपको आपसे कुछ भी डाउट आप मुझे पूछ लेना। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं आपके थंबनेल पे, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं आपके कोई भी डाउट्स हो। लंग देखो ये रेशियो पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, आप अच्छे से ध्यान रखना इसका।
फिर हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है आपका एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेक टेस्ट। सेक टेस्ट के बारे में देखो आप 2-4 लाइन। फिर आता है हमारा सेक टेस्ट। सेक टेस्ट होता क्या है? सेक टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे ध्यान से सुनना। 0.5 ml तो हम लेते हैं हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, 0.5 ml लेते हैं नॉर्मल सलाइन, एंड 1 ml 95% लेते हैं हम एथेनॉल। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, एक ट्यूब के अंदर शेक करते हैं। शेक का मतलब होता है हिलाना, इस तरीके से। ठीक है गाइस, शेक करने के बाद इफ, यहां पे लिखता हूं, बबल फॉर्मेशन, अगर बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो लंग्स क्या हैं आपके, मैच्योर हैं। इफ बबल नोट फॉर्मेशन, लंग क्या है, इमेच्योर है। यहां तक क्लियर है ना गाइस? ये टेस्ट पूछता है एग्जाम के अंदर, ये पूछ कर रख सकता है क्या क्या यूज करते हैं, एक्सेप्ट लगा के, एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ये आपके टेस्ट होते हैं। देन अब इसके बाद के अंदर आपका आता है, जो नेक्स्ट आता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, अब इसका मैनेजमेंट पूछता है एग्जाम के अंदर। तो देखो मैनेजमेंट क्या होगा इसका, काफ़ी सिंपल ही है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए देखो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इसमें स्टडी किए हैं। तो बच्चे के अंदर सबसे पहले तो इसका एयरवे सही होना चाहिए। तो एयरवे के लिए क्या करते हैं, मेंटेन पेटेंट एयरवे करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, ये सब चीज़ें स्टडी करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट। तो आपका फर्स्ट आंसर आता है मेंटेन पेटेंट एयरवे। देखो जहां प्रायोरिटी आती है आप एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, इसको फॉलो किया करो। ठीक है गाइस, सो मेंटेन पेटेंट एयरवे। ठीक है, अब इस एयरवे को मेंटेन करने के लिए, पेटेंट का मतलब होता है खुला रखना। ठीक है गाइस, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे बच्चा डिलीवर होता है उसके अंदर हम सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग कैसे करते हैं बच्चे के अंदर, सक्शनिंग के लिए हम बच्चे के अंदर सक्शन कैथेटर यूज करते हैं। सक्शन कैथेटर से हम उसके अंदर बच्चे के अंदर सबसे पहले सक्शनिंग करते हैं माउथ की, देन नोज। सर ये सीक्वेंस क्यों होता है, माउथ किस लिए करते हैं, अगर आप नोज पे चले गए तो बच्चा मुंह के सिक्रेशन को एस्पायरेट कर जाएगा। अगर हमें पता होता है एस्पायरेट कर गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके न्यूमोसाइट सेल्स डैमेज। ठीक है गाइस, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे के अंदर सक्शनिंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, सक्शनिंग। अब उस सक्शन का प्रेशर कितना होता है, सक्शन प्रेशर देखो, प्री टर्म बेबीज, टर्म बेबीज, चिल्ड्रन एंड एडल्ट, इन सब के आप देखना। तो इसका होता है 40 से 60, इसका होता है 60 से 80, इसका होता है 80 से 100 एंड इसका होता है 100 से 120 mm ऑफ Hg। ठीक है गाइस, ये सक्शन प्रेशर है। ये देखो सीक्वेंस याद रखना, याद रह जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके सक्शन प्रेशर है। इस तरीके से आपको सक्शनिंग करनी है। कभी भी सक्शनिंग नॉट मोर देन 15 सेकंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करते हैं, और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 5 to 10 सेकंड का, पूछ ले आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सक्शनिंग कर दी उसकी। देन फिर आता है बच्चे के अंदर हम पोजीशन कौन सी देंगे, आपने सक्शन कर दिया। ठीक है, बच्चे का एयरवे ओपन कर दिया है, फिर अब बच्चे के अंदर आप देंगे उसको पोजीशन। पोजीशन में हम पोजीशन देता हूं उसे स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन होती है जैसे आपकी रोज पोजीशन होती है।
और जो स्निफिंग पोजीशन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेट करते हैं उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। अब जो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी कैसे देते हैं, बच्चे के अंदर हुड मेथड यूज करते हैं। हुड मेथड यूज करते हैं एंड इसके द्वारा ऑक्सीजन दी जाती है 10 से 12 लीटर बच्चे में ऑक्सीजन दी जाती है। इमरजेंसी कंडीशन में 4 to 6 लीटर। दोनों क्वेश्चन पूछो या हुड मेथड किन में यूज किया जाता है, नियोनेट या इन्फेंट में हुड मेथड यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद आता है जो आपका कोर्टिसोल। कोर्टिसोल देते हैं इसके अंदर, देखो कोर्टिसोल। कोर्टिसोल के लिए, कोर्टिसोल के कौन कौन से देते हैं उसके अंदर, फर्स्ट आता है आपका बीटा मेथासोल, देन सेकंड आता है आपका डेक्सामेथासोन, एंड यहाँ से एम्स में क्वेश्चन पूछे हुए, पटना एम्स के अंदर, रायपुर एम्स के अंदर, दिल्ली एम्स में, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो देखो बीटा मेथासोन के अंदर कितना क्या देते हैं, तो गैस आप बताना। बीटा मेथासोन के अंदर हम देते हैं 12 mg की डोज होती है। ठीक है, कितना देते हैं इसके, 2 डोज देते हैं, कितने इंटरवल पे, 24 आवर्स, 24 आवर्स के इंटरवल पे। अमाउंट, डोज और इंटरवल, मतलब कि पहले तो जैसे मान लिया अभी आपने अब दिया है, जैसे आपने 6 बजे दी तो फिर इसके 24 घंटे बाद आपको नेक्स्ट डोज देनी है। फिर आता है ये आपका 6 mg। ठीक है, इसकी 4 डोज देते हैं, इंटरवल 12 आवर्स के इंटरवल पे देते हैं। देने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे IM तरीके से IM दिया जाता है। ठीक है गाइस, रूट कौन सा होता है, IM दो। अब नेक्स्ट आता है, इसके अंदर हम जैसे कि मान लो सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में कुछ सिंथेटिक सर्फेक्टेंट अवेलेबल हैं, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट अवेलेबल हैं। सर्फेक्टेंट में सिंथेटिक वो कौन कौन से आते हैं आपके, क्यूरोसर्फ, एक्सोसर्फ, सर्वेंटा, ये सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये बच्चे के अंदर दिए जाते हैं एंड इनका जो रूट होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू इनको दिया जाता है। एंड ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सर्फेक्टेंट देने का रूट कौन सा होता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू हम सर्फेक्टेंट देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका जो लास्ट ट्रीटमेंट है, अगर इससे भी सही नहीं हो रहा हो तो लास्ट ट्रीटमेंट में क्या दोगे आप, बच्चे को वेंटिलेट करो, वेंटिलेट लास्ट ट्रीटमेंट, मतलब कि कुछ नहीं हो रहा इन सब चीज़ों से तो लास्ट में आप दोगे बच्चे को वेंटिलेट करो। ठीक है, वेंटिलेट करो। अच्छा, ये आपका ट्रीटमेंट होता है, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका वेंटिलेट कर दिया बच्चे को। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जब बच्चे के अंदर दे तो ऑक्सीजन ही रहे हैं वेंटिलेटर के थ्रू, और वेंटिलेटर के साथ में हम यूज करते हैं आपके सर्फेक्टेंट, तो बच्चे के अंदर रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो देखो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, ठीक है गाइस, कॉम्प्लिकेशन में आप लिखना, कॉम्प्लिकेशन में आते हैं आपके, देखो रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, आपको सर ने पढ़ाया था ऑक्सीजन इनहेलेशन की क्लास के अंदर कॉम्प्लिकेशन में, वही सब चीज़ें आपके इसमें आती हैं, किसमें, कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है गाइस, कॉम्प्लिकेशन में ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखो रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, तो एक बात बताओ, 1 हीमोग्लोबिन आपके कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करती है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कैरी करती है। आपने ऑक्सीजन एक्सेसिव अमाउंट में दे दी बच्चे को, तो वो ऑक्सीजन जाके क्या करती है, आपके उस बच्चे के अंदर सुपर ऑक्साइड आयन आ जाता है, जिससे आपकी ऑक्सीजन रेडिकल आयन फ्री घूमने लगते हैं, और जो आपके फ्री ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स घूमते हैं वो जाके हमारी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन डैमेज मतलब कि
इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन क्या करेंगे, आपके फाइब्रोसिस फॉर्मेशन करेंगे, एंड फाइब्रोसिस फॉर्मेशन करेंगे तो ये जो आपके ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोस्ट ऑफ अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को, आप क्या आंसर दोगे, सेल में, आई की सेल मेम्ब्रेन को, आई की सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। तो देखो आपकी आई की सेल मेम्ब्रेन अफेक्ट, तो डायग्राम से समझते हैं इसे, देखिएगा ये आपका लेंस है, ठीक है। तो क्या करता है, ये आपका लेंस है, तो यहाँ से जो रेस आते हैं, देखो यहाँ पे आपके फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, एंड ये आपके पीछे रेटिना आ गया। अब यहाँ से जो आपकी आइरेस जाएंगी, जो आपका इमेज बनेगा इस तरीके से, तो वो यहीं पे ही रुक जाएंगे, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो इमेज। तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगी, ब्लाइंडनेस। इसलिए बच्चे का आई टेस्ट जरूर कर लेना डिस्चार्ज करने से पहले, ठीक है गाइस, ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। तो फिर अब इसका सर ट्रीटमेंट क्या दे, ट्रीटमेंट बता दीजिए हमें, ट्रीटमेंट क्या दे इसके अंदर हम। तो ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें देते हैं आपका एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है विटामिन ई, कितना दिया जाता है, 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे, ये इसका ट्रीटमेंट है एंटीऑक्सीडेंट। ये आपका आरडीएस कंप्लीट है, ठीक है गाइस। और देखो बहुत अच्छे से समझाया मैंने, इतना बेटर कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना सारा डिटेल, इतना सारा कंटेंट, मेरे जो जितने भी नोट्स थे सब कुछ रेफर किया है मैंने, और आपको एक पूरा कंटेंट एक जगह करके दिया है। गाइस मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को अच्छे से आपके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा गाइस। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।